दूसरा खुदा किस्त नंबर 24। 30,000 ईरानी तमन मेरी ईरान में पहली कमाई थी। ये पाकिस्तानी रुपए में करीबन 15 रुपये बनती थी। बहुत थी। काम मिलना शुरू हो गया था। मैं हर आने वाली गाड़ी के पास भाग कर जाता और कारे ज़रूरत बोलने लगता, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ छोटी थी और ड्राइवर के साथ कोई हेल्पर वगैरह भी होता था। 2 आदमी आराम से गाड़ी से सब्जियां उतार लेते थे। बाकी बड़ी गाड़ी वालों के पास पक्के लड़के होते थे। यहाँ पर अब मैं अकेला मजदूर नहीं था, बल्कि मज़ीद 10-12 लड़के और भी आ गए थे। ये सारे के सारे अफ़गानी लड़के थे। मज़ीद आधे घंटे तक मैं काम तलाश करता रहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। 5 बजने वाले थे। मैं वापस उसी दुकानदार के पास आ गया जिसने मुझे 5 बजे आने का कहा था। दुकानदार मुझे देखकर खुश हो गया। इसने मुझे दुकान के बाहर रखे एक स्टूल पर बैठने का इशारा किया। वो इसी स्टूल पर बैठा हुआ था। मैंने इशारे से मना किया और वहीं थड़े पर दुकान की दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गया। दुकानदार मुझे मना करता रहा, लेकिन मैं पुरसुकून था, इसलिए खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद इस दुकानदार के लिए भी सब्ज़ी वाली गाड़ी आ गई। ये काली तूरियों के क्रेट थे। इसके अलावा पालक के क्रेट भी थे। पालक ईरान में तकरीबन 8 महीने तक होती है। सिर्फ 4 महीने जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब नहीं होती, क्योंकि गर्मी से पालक के पत्ते पीले हो जाते हैं। बाकी सारा साल चलती रहती है। ये सिर्फ ब्रायलर चूज़ों की तरह 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसे ऊपर से काटने के बजाय ज़मीन के अंदर से जड़ों समेत निकाला जाता है। किसान जब एक खेत से निकाल लेते हैं तो दूसरे खेत से पालक तोड़ना शुरू कर देते हैं। पहला खेत भी बीज देते हैं। यूरोप में तो ये पालक 10-10 महीनों तक बोई और निकाली जाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं होती और इसे बहुत शौक से खाया जाता है। मैं पालक और तूरी के क्रेट गाड़ियों से निकाल कर दुकानदार के अंदर रखने लगा। ये बहुत बड़ा ट्रक था और मुझे खाली करने में 2 घंटे लग गए। दुकानदार मुझे सांस लेने का बोलता रहा, लेकिन मैं मुसलसल काम में लगा रहा। जब आखिरी क्रेट भी मैंने गाड़ी से उतार दिया तो मैं दुकानदार के सामने खड़ा होकर शर्ट के आस्तीन से पसीना साफ करने लगा। आप दुकानदार ने मुझे छोटी पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा। मैंने इसके हाथ से पानी की बोतल पकड़ी और ज़मीन पर बैठ कर पीने लगा। इसने इशारे से मुझे पैसों का पूछा, कितने पैसे चाहिए, तो मैंने भी इशारे से बताया कि आप जितनी मर्जी दे दो। वो मुस्कुराने लगा और अंदर से 2 लाख तमन लाकर मुझे दिए। मैंने इसे इतने पैसों को गिने बगैर ही जेब में डाल लिया। शुक्रन। मैंने इसका शुक्र अदा किया और दूसरी कोने वाली गाड़ियों के पीछे जाने लगा। दिन को 12 बजे तक मुझे मज़ीद 2 छोटे काम मिले। ये छोटे काम थे और मुझे इनसे टोटल 45,000 तमन मज़ीद मिल गए। अब मेरे पास सब मिलाकर 2,65,000 तमन आ गए थे। ये पाकिस्तानी 180 रुपये। ये इससे पहले फारसी दुकानदार की मेहरबानी थी, जिसने सिर्फ 2 घंटे के काम के 2 लाख तमन दे दिए। मुझे 10 लाख तमन इकट्ठे करने थे ताकि मैं आसानी से तब्रेज़ जा सकूं। मैं तब्रेज़ में ही जाकर काम करना चाहता था। वहाँ पर मुझे तुर्की जाने वाले एजेंट आसानी से मिल सकते थे। मज़ीद 3-4 दिन में तब्रेज़ जाने का किराया बन जाता। तब्रेज़ में काम करता और 6-7 महीनों तक मैं इतने पैसे ज़रूर कमाने में कामयाब हो जाता जो मैं किसी एजेंट को देकर तुर्की जा सकता। मेरा अब यहाँ पर काम ख़त्म हो गया था। अब मुझे बाकी दिन कहीं छुप कर गुजारना था। रात को तो फिर मैं इधर ही रुक जाना था, मगर अभी दिन के मुझे जगह चाहिए थी। मैं यहाँ तेहरान में पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि तेहरान में पकड़े जाने की सूरत में मुझे तेहरान में काम करने का परमिट मिलता, जबकि मुझे तब्रेज़ में काम करना था। उस दौर में ईरान में फिंगरप्रिंट का रिवाज आम नहीं हुआ था, लेकिन तस्वीर ज़रूर खींची जाती थी जो कि थाने के रिकॉर्ड में होती थी। अगर मैं तेहरान और तब्रेज़ दोनों जगह पकड़ा जाता और पहचान लिया जाता तो फिर मेरा परमिट मनसूख हो जाता और मुझे सज़ा हो जाती या फिर डिपोर्ट कर दिया जाता। बस इसी चीज़ से बचना चाहता था, लेकिन मुझे छुपने की जगह तो तलाश करना थी। मैं सब्ज़ी मंडी से बाहर आ गया और इसकी बिरून दीवार के साथ साथ चलने लगा। मुझे सब्ज़ी मंडी की दूसरी गली में एक दरख्त नज़र आ गया। ये जैतून का दरख्त और इसकी शाखें सब्ज़ी मंडी की एक अकेली दुकान की छत तक जाती थी। मैं छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ गया। जैतून का दरख्त बहुत घना दरख्त होता है। इसकी घनी शाखें दुकान की छत पर भी थी। घरों की छतों वगैरह पर तो लड़के या घर वाले चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन चूंकि दुकान सिंगल मरला की होती है और यहाँ कोई रहाइश भी नहीं होती, इसलिए दुकानों की छतें किसी काम नहीं आती। लेकिन आज पहली छत मेरे काम आ रही थी। अगर मैं छत पर प्लेन लेटता तो दूसरे घरों की छतों पर मुझे नज़र पड़ सकती थी और इस तरह पकड़ा जाता। इसलिए मैं छत पर दरख्त की शाखों के नीचे लेट किया। ये बहुत ज़बरदस्त जगह मिल गई थी। छत ज़मीन के मुकाबले में इतनी ठंडी भी नहीं थी और दरख्त की टहने और पत्ते मुझे ठंडी हवा और सर्दी से भी किसी हद तक बचा सकते थे। अभी सिर्फ 12 ही बजे थे, इसलिए नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर और कुछ मैं कर भी नहीं सकता था सिवाय माजी और ईमान को याद करने के। ईमान की याद तो मुझे हमेशा नई ज़िंदगी और ताजगी देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों माजी की कुछ यादें मुझे तड़पा कर रख देती थी। मेरा बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा घर था। मुझसे प्यार करने वाली माँ और बहन भाई थे और बाप भी था।
پیار تو وہ بھی مجھ سے بہت کرتا تھا، لیکن میری نفرت اس کی محبت سے زیادہ تھی۔ میں ایمان کے شوہر اسلم سے بھی نفرت کرتا تھا اور اپنے باپ سے بھی نفرت کرتا تھا۔ نفرت سب سے تھی، اپنے گاؤں کے نمبردار سے، ایمان کے باپ سے اور سرپنچ سے، لیکن محبت صرف ایمان سے تھی۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹا محبت تو جینا سکھاتی ہے، محبت کرنے والا انسان تو کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ تو کیسا محبت کرنے والا ہے جو اپنے گھر کو ہی نفرت کی آگ میں جلا جلا کر ختم کر رہا ہے؟ کیسی محبت ہے جس کی جلن میں میرا پورا گھرانہ اپنے دلوں میں محسوس کرتا ہے؟ پتہ نہیں یہ کیسی محبت تھی، لیکن محبت تھی، عشق تھا، اور میں نے اس عشق میں اپنے پورے گھر کو فنا کر دیا تھا۔ کل 12 بجے کے قریب قم ایرانی ہاؤس انچارج کے گھر میں نے کھانا کھایا تھا، اور اب کھانا کھائے ہوئے قریباً 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کچے زیتون لگے ہوئے تھے اور میرے چہرے کے گرد لہرا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک زیتون کا دانہ توڑا، اسے منہ میں ڈال کر دانتوں سے توڑنے لگا۔ زیتون کا تھوڑا ہی رس میرے حلق میں گیا تو اس کی کڑواہٹ کا پتہ چلا۔ میرے خیال سے پاکستان میں نیم ہی سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ تو زیتون بھی اس سے کڑوا تھا۔ صرف ایک دانے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے اور میں اسے تھوکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس دانے کو توڑ کر باہر پھینک دیا، لیکن اس کی کڑواہٹ سے بچنے کے لیے بار بار تھوکتا رہا۔ کڑواہٹ ختم ہوئی تو پیاس لگنا شروع ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن میں نیچے اترنے والا اور پانی لانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں ایسے ہی لیٹا رہا۔ 2-3 گھنٹے تک پیاس مجھے تنگ کرتی رہی، لیکن اس کے بعد شاید مجھے کچھ عقل آ گئی۔ جو مرضی ہو، میں نے پانی پینے کے لیے نہیں اٹھنا ہے۔ میری پیاس بھی ختم ہو گئی اور بھوک تو ویسے بھی کڑواہٹ کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ میں رات کا اندھیرا چھانے تک ایسے ہی بیٹھا سوچتا رہا، ایمان اور ایمان کی یادوں کو سہارا بنا کر ٹائم گزارتا رہا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں درخت کی شاخوں کو سینے سے لگائے سوتا رہا۔ میری آنکھ رات کو بادل گرجنے کی آواز سے کھل گئی، بارش شروع ہو گئی تھی۔ درخت کی شاخیں کچھ دیر تک تو پانی کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن پھر پانی نیچے ٹپکنے لگا اور مجھے بھگونے لگا۔ میں درخت کی شاخوں سے باہر نکل کر چھت کے درمیان آ گیا اور دائیں بائیں کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ مجھے روڈ پر اور گلی میں کچھ جگہ تو نظر آئیں جہاں میں بارش سے بچ کر کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ادھر خطرہ تھا۔ اس بارش میں کوئی بھی مجھے یوں بارش میں کھڑا دیکھتا تو میری خیر ضرور پوچھتا اور زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے مجھ پر شک ہو جاتا اور بالآخر وہ پولیس کو فون کر سکتا تھا، اس لیے میں وہاں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش تھی۔ میرے کپڑے مسلسل بھیگ رہے تھے اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اگر ایک بار کپڑے بھیگ جاتے تو پھر اس کے بعد میرے پاس اور کوئی کپڑے بھی نہیں تھے۔ بیگ میرا آئل ٹینکر میں ہی رہ گیا تھا۔ مجھے درخت کی شاخوں میں ایک لفافہ نظر آیا۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار کر اس میں ڈال دیے۔ میں نے ٹراؤزر، پینٹ اور 3 شرٹیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سب اتاری اور ایک شرٹ کو انڈر ویئر ٹائپ بنا کر پہن لیا اور باقی سارے کپڑے لفافے میں ڈال کر اسے گانٹھ مار دی اور درخت کی ٹہنیوں کے اندر قدرے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اب میں ایک شرٹ پہنے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی آنا شروع ہو گئی تھی اور بارش کے ساتھ مل کر اچھی خاصی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دانت سردی سے بجنا شروع ہو گئے تھے اور میں نے سردی سے کانپنا شروع کر دیا۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی اور میں نیچے سردی سے کانپتا ہوا خدا کی خدائی کا انداز کر رہا تھا۔ واقعی خدا کا ہر انداز نرالا ہوتا ہے۔ انسان کی سب تدبیریں اور کام ایک سیکنڈ میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ مجھے چھت پر آج یہ بہترین جگہ ملی تھی سونے کے لیے بھی، اور یہ سردی بھی کوڑے دان کی نسبت کم تھی۔ میں اس جگہ کو پا کر خوشی میں خدا کو بھول گیا تھا اور اس خدا نے بارش کی صورت میں مجھے اپنی خدائی کا اظہار کیا تھا۔ محبت کی آزمائش ابھی بھی جاری تھی۔ بجلی کڑک رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے سونا خطرناک تھا۔ میں چھت کے درمیان میں گھٹنوں میں سر چھپا کر بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے سر کو گھٹنوں میں دبانے لگا۔ اس سے میرے ذہن پر سر کی دباؤ کی طرف منتقل ہو گیا اور سردی کا احساس بتدریج کم ہونے لگا۔ بارش مسلسل 2 گھنٹے تک برستی رہی اور میں کھلے آسمان کے نیچے بے یارو مددگار سردی میں بھیگتا اور ٹھٹرتا رہا۔ آخرکار خدا کو میری حالت زار پر ترس آ گیا اور بارش کم ہوتے ہوتے رک گئی۔ جگہ بارش کے پانی سے گیلی ہو گئی تھی اور دوبارہ سونا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے مزید 10 منٹ تک جسم کے سوکھنے کا انتظار کیا، اس کے بعد دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ چھت پر کھڑا ہونا اب زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، کوئی باہر سے دیکھ سکتا تھا۔ میں شاخوں سے ہوتا ہوا درخت پر چڑھ گیا اور درخت کے ایک موٹے تنے پر بیٹھ کر آنکھیں موند دیں۔ میں نے پیچھے کی طرف ٹیک لگائی تھی۔ یہاں پر لیٹ تو نہیں سکتا تھا اور نہ ہی سو سکتا تھا، لیکن بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں نے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی، لیکن میں پورے ہوش میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہلکی سی اونگ آنے کی صورت میں نیچے گر سکتا تھا۔ صبح 4 بجے تک میں ایسے ادھر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد درخت سے نیچے اترا اور سبزی منڈی آ گیا۔ دکاندار آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں کل جن دکانداروں والوں کے پاس گیا تھا وہاں جا کے ان کو سلام کیا اور منڈی کے مرکزی دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آنا شروع ہوئی تو میں بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے جانے لگا۔ گاڑی کھڑی ہوتی تو میں ہر ڈرائیور سے کار ضرورت کہنے لگا۔ کل کی نسبت آج میں نے 6 گاڑیوں سے سبزی اتاری اور 1,70,000 سن 2000 ایرانی کرنسی کے معاملے میں ایک صفر کم پڑتے تھے، یعنی وہ 10,000 کے نوٹ کو 1000 بولتے تھے۔ 10 روپے کے نوٹ میں ایک کے ساتھ 2 صفر ہوتے تھے۔
यानी 100 रुपये को 10 रुपये बोलते थे। अब मुझे 11 साल हो गए हैं, अब का मुझे पता नहीं, शायद अब भी ऐसा ही हो या फिर उन्होंने एक सिफर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया हो। मेरे पास अभी भी पैसे बहुत कम थे, मज़ीद 2 दिन तक और काम करता तो मेरे पास तब्रेज़ जाने के लिए पैसे हो जाने थे। मैं सब्ज़ी मंडी से बाहर निकलने लगा जब पहले वाले दुकानदार ने मुझे रोक लिया। ये वही कल वाला दुकानदार था जिससे मुझे 2 लाख तमन दिए थे। वो मुझे बुलाकर अपनी दुकान पे ले गया। दुकान के बाहर स्टूल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। इसने मुझसे हाथ मिलाया और फिर मेरा हाल चाल पूछने लगा। नाम क्या है भाई साहिब आपका और किधर से आए हो? वो उर्दू में पूछ रहा था। दुकानदार पता नहीं कहाँ से इसे तर्जुमान के तौर पर ले आया था। जी मेरा नाम राजी है और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में इधर आया हूँ, मैंने सर झुकाते हुए कहा। वो फारसी दुकानदार से बात करने लगा। 2 मिनट तक वो आपस में बात करते रहे। इसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और मुझसे परमिट का पूछने लगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो फिर एक बार फारसी में गुफ्तगू करने लगा। अब की बार कोई 5 मिनट बाद मुझसे मुखातिब हुआ। भाईजान ये आपको काम पर रखना चाहता है, इधर दुकान पर खड़ा होना होगा, सामान वगैरह गाड़ियों से उतार कर अंदर रखना होगा, इसकी सब्ज़ी तोड़कर ग्राहकों को देना, सफाई वगैरह करना। महीने 2 महीने तक इसके साथ काम करोगे तो ज़ुबान भी सीख लोगे। इसके बाद तुम अकेले ही दुकान संभाल लोगे, तनख्वाह अच्छी होगी और एक वक्त का खाना भी देगा। तुम इसको अच्छे और ईमानदार लगे हो, परमिट भी थाने से बनवा देगा। इस नौजवान ने मुझे तफसील समझाते हुए कहा तो मैं अफसरदा हो गया। वो दुकानदार वाकई बहुत अच्छा था, बहुत मेहरबान और नफीस सा इंसान था। मुझे इसके पास काम करके वाकई खुशी होती, लेकिन तबरेज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। मैं वहाँ काम करना चाहता था। सॉरी भाईजान, मैं यहाँ मज़ीद सिर्फ 2 दिन और रहूँगा, मुझे आगे तबरेज़ जाना है। तबरेज़ में जाकर काम करना चाहता हूँ, परमिट भी वहाँ ही का बनवाऊँगा। ये बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है, लेकिन मैं तेहरान रुकने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। वो दोबारा फारसी में गुफ्तगू करने लगे। 2 दिन बाद क्यों जाओगे तबरेज़, अभी क्यों नहीं जाते? किराया नहीं है तुम्हारे पास? वो मुझसे पूछने लगा। जी मेरे पास तबरेज़ जाने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं, मज़ीद 2 दिन काम करूँगा तो किराया बन जाएगा, मैंने सर खुजाते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगा। दुकानदार दुकान के अंदर गया और वहाँ से कुछ पैसे लाकर मुझे देने लगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। भाईजान मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मांगने वाला नहीं हूँ, अगर मांगने वाला होता तो तेहरान की किसी सड़क पर बैठा मांग रहा होता, ऐसे एक एक गाड़ी के पीछे भाग भाग कर काम न मांग रहा होता। काम चाहिए, पैसे नहीं। मैंने पैसे लेने से इनकार किया तो इसने खामोशी से वापस इन्हें जेब में डाल लिया है। वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद फिर मुझसे मुखातिब हुआ। राजी भाई, 2 दिन तक आप इसकी दुकान पर काम करो, 12 बजे तक आप बाकी दुकानदारों से सब्ज़ी उतारने का काम लेना, इसके बाद इस दुकान पर आ जाना। रात को 8 बजे तक दुकान खुली होती है, आप 8 बजे तक काम करोगे, इसके बाद चले जाओ। 2 दिन तक अच्छा खासा पैसा बन जाएगा तो आप आसानी से तबरेज़ जा सकते हो। मैंने सर हिलाया तो वो मुस्कुराने लगा। वो मुझे लेकर दुकान के अंदर आ गया। दुकान काफ़ी गंदी हो रही थी और क्रेट भी उल्टे पलटे हुए थे। इसमें झाड़ू पकड़ाया और सफाई करने का कहा। मैंने झाड़ू पकड़कर एक साइड पर रखा और क्रेटों को एक साइड पर करने लगा। दुकान बहुत बड़ी थी और इसमें तहखाना भी था। मैं एक साइड से शुरू हुआ और सफाई करने लगा। 2 बजे के करीब फारसी दुकानदार आया और मुझे बाहर ले गया। उसके घर से खाना आ गया था, इसने मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। आलू पालक बनी हुई थी और साथ में तंदूर की रोटियां थीं। ईरान में तंदूर की रोटी बहुत कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर पैक्टों वाली नीली रोटी ही इस्तेमाल होती है। ये बाज़ार से बहुत सस्ती मिल जाती है, इसलिए पूरे ईरान में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। इसे मालूम था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इसने स्पेशल अफ़गानी तंदूर से रोटी मंगवाई थी और साथ में सालन इसके घर से आया था। ग़ज़ा नोश, मुझे खाने का कहकर दोबारा कहने लगा। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन बाद खाना मिल रहा था और अच्छा खाना मिल रहा था। आलू पालक का सालन बहुत मज़ेदार बना हुआ था। मैं खामोशी से एक एक निवाला करके खाना खाता रहा। फारसी मालिक मुझसे खाने के अच्छे होने का पता पूछ रहा था और मैं सर हिलाता रहा। मैंने पेट भरकर खाना खाया और खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, वो बहुत दूर आसमान पर किसी के मुस्कुराने का एहसास हो गया था। वो मुझे रिस्क देने वाला मेरा खुदा ही हो सकता था, क्योंकि जब से मैं बहावलपुर से चला था तब से लेकर आज तक मैंने ख़रीद कर खाना नहीं खाया था। मैं भूख बर्दाश्त कर रहा था, 3-4 दिन का भूखा रहता था, लेकिन खाने पर पैसे खर्च नहीं कर रहा था। शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाकर जल्द से जल्द यूनान पहुंचना चाहता था। खाने की जिम्मेदारी तो खुदा की थी, अगर वो हर किसी को रिस्क देता है तो मुझे भी देगा। इस पर पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है? और शायद आज वो मेरी इसी अदा पर मुस्कुरा रहा था। राजी साहिब, जो मर्ज़ी कर लो, नाराज़गी और आजमाइश अपनी जगह, लेकिन खाना तो फिर भी तुमको दूंगा। और वो खाना दे रहा था। बेशक 3-4 दिन का भूखा रख कर देता था, लेकिन फिर भी भूख से मरने नहीं देता था। खाना खाकर मैं दोबारा सफाई में मसरूफ़ हो गया। रात को 8 बजे से पहले पहले मैंने सारा तहखाना चमका दिया। खाली क्रेटों को तरतीब से एक कोने में लगा दिया और टूटे हुए क्रेटों को रस्सी की मदद से दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दिया।
सारा सामान तरतीब से रखने की वजह से अब दुकान में बहुत जगह बन गई थी। मालिक नीचे आया और मेरा काम देखकर हैरान रह गया। इसने मुझे शाबाश दी और मैं मालिक के साथ ऊपर आ गया। हम दोनों मिलकर दुकान बंद करने लगे। इसने मुझे इशारे से सोने को पूछा तो मैं कहाँ सोता हूँ, तो मैंने मुस्कुराने लगा और उंगली से छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं रात को दुकान की छत पर सोता हूँ। इसे समझ नहीं आई तो मैंने इसे थोड़ा सा आगे लाया और फिर छत की तरफ इशारा किया। इस बार मैंने ज़्यादा वाज़े इशारे किए तो इसे मेरी बात की समझ आ गई और वो परेशानी से अपने सर को खुजाने लगा। रात के 8 बज गए थे। इसने दुकान को ताला लगाया और मुझे साथ लेकर अपने घर आ गया। घर सब्जी मंडी से नज़दीक ही था। हम 15 मिनट में ही घर आ गए। छोटा सा घर था, 3 कमरे, बाथरूम और एक किचन था। बैठक वगैरह का रिवाज मेरे ख्याल में सिर्फ पंजाब के देही इलाकों में होता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में बैठक नहीं देखी। ड्राइंग रूम होता है जो घर के अंदर ही होता है और घर का एक ही मरकज़ी दरवाज़ा होता है। फारसी दुकानदार के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक लड़का। बीवी इसकी पर्दा करती थी। मैंने इसकी बीवी को नहीं देखा। बच्चे सारे ही छोटे थे, 7-8 साल की उम्र के और बहुत प्यारे थे। अजनबियों का खौफ इनमें ज़रा भर भी नहीं था। वो 1 मिनट में मुझसे घुल मिल गए। मुझे इनकी ज़ुबान की समझ नहीं आती थी, लेकिन इनकी शरारतों की समझ आती थी। रात के खाने में बकरे का गोश्त बना हुआ था, शोरबे वाला और टमाटरों से भरपूर। ये लोग लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं और गर्म मसाले भी इस्तेमाल नहीं करते। खाना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही बनाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं ऐसा जायका नहीं होता। हम लोगों ने किसी और चीज़ में तरक्की की हो या ना की हो, खाने और असले में ज़रूर तरक्की की है। पाकिस्तान से बाहर निकलते हम लोग पाकिस्तानी ये इंडियन होटलों दुकानों की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर निकलते ही हम सारी दुश्मनी भूल जाते हैं। ये दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही होती है। शायद एक दिन ये दुश्मनी भी ख़त्म हो जाए और हम अच्छे भाइयों की तरह मोहब्बत से रहना शुरू हो जाएं। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे कमरे के कोने में बिस्तर लगा दिया और मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन से फिर वही रूटीन। मैं मज़ीद 2 दिन इनकी दुकान पर काम करता रहा। मेरे पास अब तबरेज़ जाने के लिए किराया बन गया था, इसलिए मैंने फारसी दुकानदार से इजाज़त मांगी और तेहरान बस टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। मैं घर से नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर निकला था, इसलिए मुझे टिकट लेने और बस में सवार होने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं आसानी से तबरेज़ वाली बस में सवार हो गया। तेहरान से तबरेज़ तकरीबन 550 किलोमीटर से ज़्यादा फासला था। तकरीबन 7 घंटे में बस तबरेज़ पहुंच चुकी थी। मैं दिन को 5 बजे के करीब तेहरान से निकला था और अभी 12 बज गए थे। मैं तबरेज़ शहर की गलियों में घूमने लगा। ज़ुबान नहीं आती थी, लेकिन सब्ज़ी मंडी को फ़ारसी में क्या कहते हैं इसका पता था। लोगों से यही पूछता हुआ, इशारों से चलता हुआ आखिरकार सब्ज़ी मंडी आ गया। ये काम आसान था। मुझे 4 दिन तेहरान में रहते हुए काम के मुतल्लिक नॉर्मल ज़ुबान आ गई थी। मैं मंडी में सब्ज़ियाँ उतारने का काम कर सकता था। मुझे 6 महीनों के लिए मुस्तकिल काम और रहायश चाहिए थी। 6-7 महीनों तक मैंने इतने पैसे जमा कर सकता था जिससे मैं आसानी से किसी एजेंट को पैसे देकर तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर सकता। यहाँ पर भी मैं अकेला बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि इधर कुर्द बहुत ज़्यादा थे। तुर्की, ईरान, इराक और शाम के बॉर्डर पर कुर्द कबाइल बसते हैं। ये बहुत जंगजू लोग हैं। ईरान में बसने वाले कुर्द बॉर्डर क्रॉस करने वाले लड़के पर हमला करते थे। ये लोग ग्रुपों की सूरत में हमला करते थे और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी डंकी ही अगवा करके ले जाते थे। याद रहे कि डंकी में कम से कम 50 से ज़्यादा लड़के होते हैं। ये सारे लड़के ज़्यादातर पाकिस्तानी और अफ़गानी होते हैं। कुर्द लड़कों को अगवा करके ले जाते, फिर इन लोगों के घरों से तावान वसूल करते। तावान की रकम डॉलरों में अदा की जाती और एक लड़के का तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर वसूल करते थे। ये वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए तुर्की में कहीं से भी जाली ID कार्ड की मदद से पैसे वसूल कर लेते। ये लोकल क्राइम था और तुर्की की गवर्नमेंट ज़्यादा सख्ती नहीं करती थी। बाद में तैयब उर्दू खान ने इन कुर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था और अगवा बराए तावान का कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। वरना सन 2006 में तो पूरे गांव ही बाहर निकलते थे और हमला करते थे। जिस घर के हाथ को एक भी लड़का लग जाता फिर उनके पूरे साल का खर्चा बन जाता था। ये लड़के को आगे फ़रोख्त कर देते। बहुत कुर्द एजेंट लड़कों को ख़रीदता, तशद्दुद करता, इनके घरों से पैसे वसूल करता था। वही पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर वाले हालात थे। बलूचिस्तान वाले अगवा नहीं करते थे बल्कि जान से मार देते थे। यहाँ पर जान का ख़तरा तो नहीं होता, लेकिन कुर्द इतना तशद्दुद करते थे कि इंसान की रूह कांप उठती थी। ये पलास से सारे नाखून उधेड़ देते थे। मैंने खुद लड़कों की कलाइयों और टांगों में ड्रिल मशीन से पड़े निशान देखे थे। ये लोग जानवरों से भी बदतर थे। मैं अकेला बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था, ये नामुमकिन था। बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले डंकर कुर्दी होते हैं और इन एजेंटों की पूरी सिक्योरिटी होती है। एजेंट असले से लेस होकर काफिले निकालते हैं और बहुत ज़्यादा खतरे की सूरत में गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। एजेंट सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से डरते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे की सूरत में एजेंट भाग जाते हैं तो पीछे लड़के रह जाते हैं और ये लड़के पुलिस से बचने की जिद को मुँह लगता भाग खड़े होते हैं और फिर इन कुर्दों के हाथ लग जाते हैं। मैं सब्ज़ी मंडी आ गया था। ये मंडी तेहरान शहर से थोड़ी छोटी लेकिन फिर भी बहुत बड़ी थी। बाहर से सब्ज़ी लेकर आने वाली गाड़ी तो भी नहीं आ रही थी।
وہ یہاں صرف صبح کے وقت آتی تھیں۔ اس وقت صرف سبزی اور فروٹ خریدنے والے تھے۔ یہ تبریز شہر اور نزدیکی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے چھوٹے دکاندار تھے جو یہاں سے سبزی اور فروٹ خرید کر اپنی دکانوں پر کلو 2 کلو کے حساب سے بیچتے تھے۔ یہاں پر سبزی اور پھل کریٹوں کے حساب سے بیچے جاتے تھے۔ میں منڈی کے ایک سرے سے شروع ہوا اور ایک ایک کر کے پوری منڈی کی دکانوں سے کام پوچھ لیا، لیکن کسی بھی دکان سے کام نہ ملا۔ 2-3 دکانداروں نے دوسرے دن صبح آنے کا کہا۔ سبزی اتارنے کے لیے ایک دکاندار نے کام کا بتایا۔ اس کے پاس ایک افغانی لڑکا تھا اور وہ اگلے ہفتے واپس افغانستان جا رہا تھا۔ دکاندار نے مجھے اگلے ہفتے آنے کا کہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دی اور دوسری دکانوں کی طرف بڑھ گیا۔ سب دکانوں سے پتہ کر کے میں سبزی منڈی سے باہر آ گیا۔ اب مجھے رات گزارنے کی کس جگہ کی تلاش تھی۔ کھانے کی تو خیر تھی، 2-3 دن میں بغیر کھانے کے گزار سکتا تھا، لیکن ساری رات روڈ کے اوپر نہیں گزار سکتا تھا۔ کھانے کی ذمہ داری تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور مجھے کسی ٹھکانے کی تلاش تھی۔